गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो कल टॉपिक करवाया था उससे आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने कहा था डिफरेंसेस करवाएंगे, तो आज का जो डिफरेंस रहेगा पहले वो रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा रहेगा रिएक्शन रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ये दोनों टॉपिक आप पढ़ चुके हो, तो आपको इनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की क्या थी, क्या बताया? जो फर्स्ट डेफिनेशन इस यूनिट की थी, द चेंज इन concentration of any one of reactant and product with respect to time। चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टाइम के हिसाब से। जैसे आप ये नहीं करते थे रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो रेट क्या बताई थी? रेट यही बताई थी ना, माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर। एक दो स्टूडेंट ने पूछा है, ये जो माइनस आता है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पॉजिटिव पी। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का टाइम के हिसाब से उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा जो आपके पास जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो मैं इसी का ही बता रहा हूं। ठीक है, तीनों पहले पॉइंट इसी के बता देता हूँ जो आपने इनके बारे में पढ़े हैं। दूसरा जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका था, जैसे रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो रेट आपका जो था वो ये था माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर। ये डिपेंड किस पे करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है? जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो वो डिपेंड करता है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, आपने जो भी रिएक्टेंट ले लिया है, रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, तो वो जो रिएक्टेंट है ये कम होता जाता है, प्रोडक्ट ज़्यादा होता जाता है। तो रिएक्टेंट का क्या कम होता जाता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है टाइम के हिसाब से। तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर गया? कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन एक्चुअली नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे इसका अमाउंट नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता रहता है, इसका बढ़ता रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है। तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा जो इसकी यूनिट बतानी है, यूनिट आपको बताई गई थी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब यहाँ पे टाइम इनवर्स लिखा है, टाइम इनवर्स का मतलब है कि जो टाइम है वो सेकंड सबसे छोटी यूनिट होगी। टाइम मिनट भी हो सकता है, घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल के हिसाब से देखा जाएगा। तो 3 पॉइंट हमने बताए। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज होना ही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या इट डिपेंड ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मैंने कल बताया था रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो जो रिएक्टेंट यूज हो रहा है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, तो नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा। अब इसका जो होगा डिफरेंस, तो कल मैंने आपको बताया था रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एम बी की पावर एन। अगर हम दोनों की मोलर कंसंट्रेशन 1 ले लें तो रेट किसके बराबर हो जाएगा? के। तो यही डेफिनेशन भी, इट इज द रेट कांस्टेंट। जो आपके पास रेट कांस्टेंट होता है, रेट जो होती है वो रेट कांस्टेंट के बराबर या स्पेसिफिक रेट के बराबर कब होता है? जब उनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? यूनिटी। तो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है। कब होता है? जब उनकी कंसंट्रेशन क्या हो? यूनिटी। तो इट इज द रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। अगर रिएक्टेंट आपका 1 मोल में लेकर चल रहे हो तो जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसी को हम रिएक्शन रेट कांस्टेंट कहेंगे। याद रखोगे, ये कंसंट्रेशन पे डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि कंसंट्रेशन
पे जैसे ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है, ये डिपेंड करता है, ऐसे ही नहीं, ये तो यूनिट ही है। ये रेट कांस्टेंट जो होता है वो इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा, इसकी यूनिट जो होती है कल सभी बच्चों को बताई थी, ये यूनिट जो है वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर पे। अगर ये 0 ऑर्डर है तो अलग यूनिट आएगी, कल मैंने बताया था, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर है तो अलग, थर्ड ऑर्डर है तो अलग, मैंने अलग अलग आपको बताया था। तो याद रखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है जब कंसंट्रेशन आपके यूनिटी हो और ये डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे। और ये जो इसकी यूनिट होती है वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है। इसकी यूनिट फिक्स होती है, इसकी ऑर्डर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, ये नहीं करता है। ये चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है या प्रोडक्ट का चेंज होता है। ये आपके पास रेट इज इक्वल टू रेट रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी। तो ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस था। पहला जो हो गया वो दोनों का डेफिनेशन, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये बात बता चुका हूँ। तीनों पॉइंट मैं पहले क्लियर करवा चुका था, लेकिन फिर भी ये डिफरेंस में आ रहा है तो आपको इसके अंदर करना है। ठीक है, अब जो हम सेकंड जो टॉपिक लेके चलेंगे आज, वो सेकंड है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच का डिफरेंस बताना है आपको, ताकि ऑर्डर जो होता है वो और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है वो। 2019 में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पे क्वेश्चन आया था, 2 नंबर का। टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है, बट ये आप आसानी से इसको कर लोगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये आप पहले कर चुके हो। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का पहला 4-5 डिफरेंस मैं बता देता हूँ। तो पहला जो डिफरेंस होगा वो इनकी डेफिनेशन होगी। मैं इसको लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको समझाऊंगा। ये दोनों कल मैं बता चुका था। तो क्या था, जैसे रेट अपने पास थी k इज इक्वल टू ए की पावर 1 और b की पावर मान लो 2, तो इनको दोनों को जोड़ दो, कितना आया 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया 3। तो ऑर्डर क्या हुआ, जो ये कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट है उसका जो एक्सपोनेंट है, यानी कि इनकी जो पावर है उनके सम के बराबर आया। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, इसकी डेफिनेशन बोलोगे इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट या सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जो कंसंट्रेशन जिनके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है उनका जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है द एटम आयन और मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेटिंग इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन या विच कोलाइड विद ईच अदर। जितने नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स किसी भी रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं, रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करने का मतलब होता है कि एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। मैंने आपको फर्स्टली बता दिया था कि रिएक्शन डिपेंड करती है कोलिजन पे, और कोलिजन होते हैं 2 तरह के, एक होता है इफेक्टिव, एक होता है नॉन इफेक्टिव। तो जो इफेक्टिव कोलिजन होता है ना, रिएक्शन उस पर डिपेंड करती है। इफेक्टिव मतलब जो पार्टिकल एक दूसरे से हेड टू हेड स्ट्राइक होते हैं, रिएक्शन उन पे डिपेंड करती है। अब आप कहोगे सर जैसे PCl5 है, तो PCl5 तो उस सॉल्यूशन का नाम है। अब उस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, काफी हजारों पार्टिकल है, सेम साइज के मिलेंगे क्योंकि वो सेम PCl5 के हैं। तो वो जब एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तो जितने एटम्स आयन मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं वही क्या कहला जाएगा, उसका मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। जैसे PCl5 में 1 हो गया, जैसे मैं ये कह देता हूँ H2 + I2 = 2HI, तो इसमें कितना हो गया 1 और 1 2। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई, इसके क्या हो गई 2 हो गई। अब दूसरा जो डिफरेंस है मैं यहीं से बता देता हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी आपने जैसे ही देखा मॉलिक्यूलरिटी आपने बता दी, जैसे इसकी 1 इसकी 2, आप ये कह रहे हो N2 + 3H2 = 2NH3, तो यहाँ देखते हैं 3 और 1 4, तो जैसे ही देखते हो मॉलिक्यूलरिटी बता देते हो आप। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका होता है ये आप इसको थ्योरेटिकल वे में बता सकते हो। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी कि ये जो है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी कि ये आप देखते ही बता सकते हैं थ्योरेटिकल। और ये क्या होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब ये 1 और 1 2 हमने जोड़ दिया 3, ऐसे नहीं होता है। ये किसी एक्सपेरिमेंट से हम निकालते हैं कोई भी, जैसे ये रिएक्शन दे दी मैंने, इसका ऑर्डर कितना होगा नहीं पता, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल
वैल्यू होगी वो हम जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो ऑर्डर निकालना आपको मैथमेटिकली आएगा तब बताएंगे। तो ये आपको यहाँ डिफरेंस में याद रखना है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। जो आपके पास ऑर्डर होता है ये जीरो हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे H2 प्लस Cl2 सनलाइट प्रेजेंस 2HCl, या मैंने ये बताया था 2NH3 इज इक्वल टू 1139 केल्विन टेम्परेचर प्लेटिनम कैटलिस्ट N2 प्लस 3H2। तो ये जो है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है, इस पे और इन पे डिपेंड करती है। मोलिकुलरिटी जो आपकी होती है ये कभी भी जीरो, नेवर जीरो। मोलिकुलरिटी जीरो का मतलब ऐसा कि रिएक्टेंट है ही नहीं, यानी ये पी सल्फा एक है ना, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो याद रखना कि आपके पास ऑर्डर जीरो हो सकता है, मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती। सिमिलरली फोर्थ डिफरेंस है फ्रैक्शनल। ऑर्डर जो है आपका फ्रैक्शनल हो सकता है लेकिन ये आपका नॉट फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल नहीं होता है। फ्रैक्शनल में मैंने एग्जांपल दिया था, फ्रैक्शनल ऑर्डर में CH3CHO, इसको आप हीट करेंगे तो CH4 प्लस CO, तो जो रेट आपकी थी मैंने बताया था कि CH3CHO के 1.5 पे डिपेंड करती है, तो इसलिए ये ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। यानी कि ऑर्डर जो होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है जो सिंगल स्टेप में हो, ऑर्डर क्या नहीं कॉम्प्लेक्स क्या होती है जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। और मोलिकुलरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आप क्या बोलोगे, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ। जो रेट लॉ एक्सप्रेस आप करते हो उसमें जो सम ऑफ द एक्सपोनेंट पावर होती है वो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ एटम आयन मॉलिक्यूल्स व्हिच टेक पार्ट इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन कोलाइड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में कितने एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट करते हैं वही क्या कहलाएगा उसका मोलिकुलरिटी। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी एक्सपेरिमेंट से कर सकते, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। इसका ऑर्डर जीरो होता है, ये जीरो नहीं होता, ये फ्रैक्शन हो सकता है, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए अवेलेबल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो आपको ये 5 डिफरेंस ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में करने हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस यूनिट में एक बात मैं बता देता हूँ, बाकी सब कुछ समझ आ जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन में जब आ जाती है ना तो उनके एग्जाम्पल को आप याद कर लेना। वो कोई भी टीचर आपको ना तो कोई ट्रिक बताई जा सकती है ना कोई भी आप उसको ये कह देगा कि कोई भी टीचर मैं इस रिएक्शन को देखते इसका ऑर्डर बता दूंगा, ये संभव नहीं है। वो हम एक एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से करोगे तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल को देखोगे तो 3-3 बार ये बोर्ड भर जाएगा तब जाके वो ऑर्डर निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पेपर में ऑर्डर को उस न्यूमेरिकल से निकाल के फिर आप लिख सकते हो, इसलिए ऑर्डर सीधा याद रखोगे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो है इसका, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म आपको कैसे करना है। तो मैंने कल लास्ट जो पॉइंट बताया था वो ये बताया था कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। तो इंटरमीडिएट हम बता रहे थे कल कि इंटरमीडिएट जो होता है ना वो क्या होता है, वो रिएक्टिंग स्पीसीज होता है जो एक पहली जो स्टेप आपकी होती है उसमें तो वो जनरेट होता है और जो दूसरी स्टेप होती है ना उसमें कंज्यूम होता है। जो पहली स्टेप आएगी वो हमेशा आपकी आएगी स्लो स्टेप और जो दूसरी स्टेप होगी वो होगी फास्ट। तो स्लो स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उससे रेट डिटरमाइन कर सकते हो। तो एक रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है भैया, I नेगेटिव अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, बेसिक 2H2O प्लस O2 ये रिएक्शन है। तो इसमें स्टेप 1 क्या होगी, स्टेप 1 होगी H2O2 प्लस I नेगेटिव।
सबसे पहले H2O2 का 1 मोल आता है, I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, ये स्लो स्टेप होती है। तो क्या होता है इसमें, ये बनता है H2O। क्या बनता है सबसे पहले तो H2O, और दूसरा बनता है IO नेगेटिव, ये होता है इंटरमीडिएट। क्या होता है ये इंटरमीडिएट, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें ये जनरेट हुआ है। सेकंड स्टेप में ये जो आपके पास था 1 मोल यूज हो चुका था, दूसरा मोल यूज कर लो H2O2, इसमें अब रिएक्ट कौन करेगा, इंटरमीडिएट रिएक्ट करेगा। तो IO नेगेटिव, ये रिएक्शन होती है फास्ट, क्योंकि इंटरमीडिएट होता है ना, ये एक आयन होता है, आयन जो होता है वो रिएक्शन को फास्ट करने की कोशिश करेगा इंटरमीडिएट स्पीसीज में। तो H2O निकला, जो आयन यहाँ पे ऐड हुआ था वो आयन वापस से निकल जाएगा, ठीक है। तो H2O हो गया, I वापस हो गया, बच गया क्या, ऑक्सीजन। ये रिएक्शन होती है फास्ट। रिएक्शन जो है ना वो इस पे डिपेंड करती है, स्लो रिएक्शन पे। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन हुई, स्लो स्टेप, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको आप निकाल सकते हो स्लो स्टेप से। तो इस तरह से मैकेनिज्म रिएक्शन होती है। इसमें ये सिंगल स्टेप, ये सेकंड स्टेप। तो ये जो रिएक्शन थी ना ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी। इस तरह की रिएक्शन के लिए आप मोलिकुलरिटी नहीं बता सकते, ऑर्डर बता सकते हो। तो याद रखना इसके अंदर 2 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप होती है जिसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है, सेकंड स्टेप होती है जिसके अंदर इंटरमीडिएट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनमें आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। 1-2 आप अपने किताब में जो है उसको कर लेना, मैंने इसको आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो अब शुरू करवाता हूँ मैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के। तो देखो एक न्यूमेरिकल मिलेगा कि कोई रिएक्शन है वो के A की पावर 1 B की पावर -1/2 ये है। तो ओवरऑल ऑर्डर बताओ, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, इनको ऐड कर दिया करो पावर को। ये न्यूमेरिकल मैं आप बार बार नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी में काफ़ी 3-4 न्यूमेरिकल है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, पावर को जोड़ना है भाई, बाकी सब कुछ तो आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये अच्छे से तैयार करने हैं। फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल मैंने बताया, इससे पहले मैंने 1-2 न्यूमेरिकल बताए थे, लेकिन उन सब न्यूमेरिकल्स को ही मैं 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिस में इसको हम करवा देंगे आपको। तो पहला न्यूमेरिकल जो टाइप थी वो यही थी। आज मैक्सिमम जो ऑर्डर पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइम्स आएगा, वो न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ। और सारे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के होंगे, एनसीईआरटी इंटेक्स और एक्सरसाइज के, ठीक है। तो आपके पास अब मैं एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ आपका। तो ये न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी इंटेक्स का 3rd क्वेश्चन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। एक तो ये बात याद रखनी, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2, N2 और H2 का प्रोडक्शन निकालना है, K गिवन है, ये इक्वेशन है। तो अब आपको रेट निकालना है, सबसे पहले रेट लिखो। कई बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चन मेरे से पूछे हैं, तो मैंने तब ये करवाए ही नहीं थे, अब मैं इनके ऊपर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इनको ध्यान से करना। -1/2 d/dt ऑफ NH3, आप ये लिखना सीखो सबसे पहले, इक्वल टू d/dt ऑफ N2 इक्वल टू +1/3 d/dt ऑफ H2। तो आपने ये लिख लिया। ये लिखने के बाद आप ऑर्डर पे आ जाओ। तो ऑर्डर क्या होता है, रेट इज इक्वल टू K। NH3 जो है ये 0 ऑर्डर है, इसका मतलब इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता 0। तो किसी की पावर 0 1 होती है, तो रेट किसके बराबर हो गई, K के। तो इस सारे को आप K के बराबर रख सकते हो। तो K -12 d/dt NH3 d/dt N2 1/3 d/dt ऑफ H2। ये अपने पास रेट इसके बराबर आया है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू इसके बराबर जब आई है तो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू को निकालना है। आपको क्या पूछा गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 ये पूछा गया है। तो N2 किसके बराबर होगा, सभी इसके बराबर है, तो d/dt ऑफ N2 K के बराबर। तो K की वैल्यू कितनी है, 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये तो आपका है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2।
दूसरा क्या पूछा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, H2 में किसके बराबर हो जाएगा, H2 ये है तो 1/3 d/dt ऑफ H2 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 2.5 10 की पावर -4, 3 को ऊपर लेके जाओ d/dt ऑफ H2, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्या करना है, जब भी कोई भी रिएक्शन दे, आप ये देखो कौन सा ऑर्डर दे रहा है वो। ठीक है, जैसे इसने 0 ऑर्डर दिया तो रेट बराबर के की इसकी पावर 0, फर्स्ट ऑर्डर देता तो यहाँ 1 रखते। तो इस तरह से जो भी ऑर्डर देगा आपको वो लिखना है। तो 0 है, किसी की पावर 0 1 होती है तो रेट बराबर के, इसलिए रेट और के दोनों बराबर हो गए तो मैं इस रेट की जगह इस के को रख दूंगा। ठीक है, फिर ये सारी वैल्यू लिख दी मैंने। अब रेट क्या क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इसको पूछा है, ये भी तीनों ए के बराबर है, तीनों को अलग अलग बराबर रख दो, जो पूछा गया वो रखना है। तो ये रख दिया आपने, आ गया। इसमें डिवाइड ये पूरा रखा, हमें तो पूछा गया है सिर्फ H2 तो 3 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को, ये जो मैंने क्वेश्चन बोला ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, इंटेक्स का नहीं है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप इसको करोगे। अब मैं 4th क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ठीक है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, इंटेक्स का 4 और एक्सरसाइज शायद इंटेक्स नहीं, एक्सरसाइज का 4 और फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ। ये यूनिट निकालने के ऊपर है, ये मैं ओवरऑल यूनिट निकालने का मैंने बता दिया था। ठीक है, ये यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। के बराबर क्या होगा, कल मैंने ऐसे बताया था, रेट इज इक्वल टू PCH3OCH3 की पावर 3/2। सारे बच्चे ध्यान दो, यहाँ पर प्रेशर दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, प्रेशर। तो रेट क्या हो जाएगा, इसके प्रेशर में बार हो सकती है, एटमॉस्फेयर हो सकती है। और टाइम किस में यूज करें भाई, मिनट सेकंड जो भी आए उसमें करना है, मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आपकी यूनिट क्या आ जाएगी इसके अंदर। नीचे प्रेशर यूनिट क्या होती है, बार। तो यहाँ पर बार, यहाँ 3/2 है तो ये आप 3/2 यूज करो, 3/2। इसको ऊपर लेके जाओ, सोल्व आउट करो। बार ये 1 है, ये 1.5 है, यानी कि 3/2 है तो ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा, बार की पावर -1/2 और मिनट -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट निकलेगी। सिमिलरली इसका ये कंसंट्रेशन के टर्म में है तो के बराबर क्या हो जाएगा, रेट अपॉन NO, नीचे आ जाएगा पावर 2। तो रेट की यूनिट क्या बताई थी मैंने कल आपको, रेट की बताई थी मोल, अभी भी बताई है डिफरेंस में, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और NO और स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, ये NO की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसके कितनी पावर है, 2। इसको वाला आप सोल्व करोगे तो ये आपकी नेक्स्ट यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें निकालेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा रेट CH3CHO की पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो रेट की यूनिट क्या होगी, वही मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, कितनी दे रखी है इसने, 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगी, 1/2। इसको सोल्व आउट कर लोगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना, के की यूनिट निकालना मैंने बताया था, ये मैंने 2 समझा दिए फर्स्ट में, 2 आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में हो रहा है वो आप खुद करना। इसी तरह से होगा, ये इक्वेशन दे देगा, डिपेंड जिस पे करना है वो कर देगा, के निकालना है, ये नीचे चला। इसकी यूनिट यही होती है, मोल लीटर इन सेकंड, और इसकी होती है मोल पर लीटर, और इसका स्क्वायर आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान से इसको, इन यूनिट्स को इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ आपका, वो क्या होगा, ऑर्डर पे होगा, किस तरह से डिपेंड करता है उसके ऊपर होगा। क्वेश्चन है, ए रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। देखो अब ये आपको 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फ्रैक्शन चारों में कोई भी दे सकता है। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर तो आप ऐसे लिख, सेकंड ऑर्डर तो क्या लिखो, रेट बराबर के, जो ऑर्डर हो उतना लिख दो, रेट इज इक्वल टू के, और ए या बी जो भी आप हाइपोथेटिकल इक्वेशन मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट अगर आप मान के चल रहे हो तो रेट क्या होगी, ए की पावर कितने, सेकंड ऑर्डर है तो 2 पे डिपेंड कर रहा है। ये लिखा आपने, क्वेश्चन के हिसाब से आओ, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, रिएक्शन कैसे है, जब रिएक्शन कंसंट्रेशन क्या करते हैं, डबल। अगर आप इसको डबल कर देते हो तो क्या अफेक्ट करेगा, तो मान लेता हूं मैं ए जो है इसको मैं डबल कर देता हूँ
2a, ठीक है। अब अभी सर आपने ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये a है, नेक्स्ट जो है वो इससे डबल हो गई, तो इसका क्या हो गया डबल, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका k, इसकी जगह इसको रख दो 2a का स्क्वायर, तो या ये लिख सकते हो 2a, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कितना हो जाएगा k, इसका 4 आ गया जाएगा k a स्क्वायर, ये कितना था, ये तो यही है, तो ये कितने गुना हो गया 4 टाइम्स। अगर आप कंसंट्रेशन को दुगुना कर देते हो तो रिएक्शन रेट जो है वो 4 गुना हो जाएगी, क्लियर। सेकंड है रिड्यूस टू हाफ, तो रिड्यूस इसको कितना कर दें, रिड्यूस टू हाफ मतलब 1/2 ऑफ ए, तो रेट क्या हो जाएगी आपकी, रेट हो जाएगी k 1/2 a का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/4 k a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अगर ये कह देता है कि इसको 3 गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा 9 गुना। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है ताकि बहुत ज़्यादा टफ हो। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है, ठीक है। डबल कर दिया, इसकी जगह डबल रख दो, गुणा भाग कर लो, पहले वाले के कंपैरिजन में जितना आ रहा है, हाफ कर दिया पुटअप कर दो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 समझाता हूँ आपको, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। देखो, ए रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। एक रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है ए में और सेकंड ऑर्डर है बी में, तो आपको उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, आपको उनका ये 3 पॉइंट ये बताने हैं। तो ऐसे इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ऐसे करोगे, a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो आप एक्सप्लेन करना चाहते थे, कैसे, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर फर्स्ट ऑर्डर तो 1, सेकंड इसका बी, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने कहा था जब भी आपको रेट ऑर्डर दिखाना हो तो कैसे लिखना होता है, रेट इज इक्वल टू, रेट वाला एक्सप्रेशन देना होता है के ए की पावर m, मैंने ये लिखा था ना b की पावर n। अब क्या कर रहा हूं मैं, रेट के ए क्या कह रहा है फर्स्ट, तो इसमें आपने इसको फर्स्ट कर दिया, b क्या कह रहा है सेकंड, तो इसमें आपको सेकंड कर दिया, ऑर्डर क्या आ गया 1 और 2 का सम कर देना थर्ड ऑर्डर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कहे कंडीशन पे उसी हिसाब से आपको चलना है। अब आपके पास इक्वेशन तो ये हो गई है, अब इसी से ही आपको दूसरा पार्ट करना है, रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 3 टाइम्स, तो रेट क्या हो जाएगी, रेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम बी को 3 गुना कर दें, तो बी को 3 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, ए तो हमारे पास ए ही रहेगा, बी हमारे पास 3 गुना हो गया है अभी, तो ये दोनों वैल्यू रख दो आप, के ए तो ए ही रहेगा, बी कितना हो जाएगा 3b, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, के ए तो ए ही रहेगा, इसका क्या हो गया 3 9 और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, तो 9 आगे ले लेता हूं मैं के ए और ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, तो कितने गुना हो गया, पहले क्या था ये, सॉरी पहले क्या था ये कंडीशन लगाने के बाद कितना हो गया ये तो सेम ही है, तो कितने गुना हो गया ये 9 गुना हो गया, कितने टाइम्स हो गया 9 टाइम्स हो गया। तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, ये कह रहा है कि रेट अफेक्टेड, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन बदलने से रिएक्शन में चेंज तो आएगा, ये कह रहा है कि ये तो ऐसे ही रखूं और इसको मैं 3 गुना कर दूं तो रिएक्शन 9 टाइम्स हो जाएगी। इस तरह से क्या करना है, जो वैल्यू बोल रहा है उसको इसमें पुटअप कर दो, मल्टीप्लाई करके आगे करना है। अब आगे क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट है ए एंड बी आर डबल, दोनों को डबल कर देता हूं मैं, तो डबल करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 है बी की पावर 2 है, इसको डबल कर दिया मैंने तो मैंने लिख दिया 2a, इसको भी मैंने डबल कर दिया, इसको मैंने लिख दिया 2b, तो क्या हो जाएगा ये के ए और बी, बट मैथमेटिकली क्या बाहर आ गया 2 ये आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 8, ये सेम हो गया इसके में, तो कितने टाइम्स हो गया ये 8 टाइम्स हो गए। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि क्वेश्चन जो लिखा होता है उसमें जो कंडीशन है आप उसको अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 इंटेक्स है, द कन्वर्जन ऑफ मोलिक्यूल एक्स टू वाई, तो सीधा लिख दो ना, एक्स से वाई में कन्वर्ट हो रहा है, इज ऑफ सेकंड ऑर्डर है तो कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के एक्स की पावर कितनी लिखोगे 2, रिएक्टेंट की लिखनी है जो ऑर्डर हो वो हो गया। अब क्या कह रहा है, इफ कंसंट्रेशन एक्स इंक्रीज बाय 3 टाइम्स हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ द फॉर्मेशन, तो क्या कह रहा है कि रिएक्शन जो है, तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ R1 बराबर के एक्स की स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है,
रिएक्शन एक्स इंक्रीज 3 टाइम्स, इसको 3 गुना कर दिया उसने, तो रिएक्शन चेंज होगी, तो इसको मैं R2 कर देता हूँ के, इसको कर दिया मैंने 3 गुना, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको लिख दिया और इसको क्या कर दिया 3 गुना। अब मैं क्या करूँगा, दो इक्वेशन को एक से मैं डिवाइड कर देता हूँ 2/1, तो क्या होगा R2/R1, तो ये क्या हो जाएगा के 9x² डिवाइडेड बाई के x², तो k से k कैंसिल, x² से x कैंसिल, तो R² बराबर क्या हो गया R2/R1 नो, तो R2 बराबर क्या हो गया 9 टाइम ऑफ R1। R2 कौन सा था, ये है R1, ये था पहले x पे, ये इसको कर दिया 3 गुना, तो कितना फर्क पड़ा 9 गुना फर्क पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप एक कंडीशन देते हो उसको लिख लो, जो चेंज करते हो उसको लिख लो, और उनका रिलेशन बताना हो तो 1 या 2 या 2 या 1 को डिवाइड कर लो, आपस में मैथमेटिकल है, जो आपका आएगा वो इनका रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर R2 जो है वो 9 टाइम्स ऑफ R1 हो जाता है अगर आप इस X की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हो। अगर आप इस X की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हो तो जो हमारा R2 होता है वो इस रिएक्शन का 9 गुना हो जाता है। ठीक है, याद रखोगे। तो सीधा सा है कि X अगर चेंज करते हैं तो रिएक्शन चेंज होती है, तो कह रहा है इसको 3 गुना चेंज करेंगे तो 9 गुना बढ़ जाएगी रिएक्शन की स्पीड। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन है, 3-4 बार आया क्वेश्चन पेपर में है। ये कह रहा है एक रिएक्शन है, ए से बी में गया, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, फाइंड ऑर्डर। इसमें उल्टा पूछा है ऑर्डर क्या होगा, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ऑर्डर हमें पूछा है, इससे पहले तो हम क्या करते थे, रेट के ए की पावर जो ऑर्डर था वो लिखते थे, अब नहीं पता था लिख लो। क्लियर अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। ये क्या कह रहा है कि रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स व्हेन ए इज इंक्रीज 9 टाइम्स। ये कह रहा है रिएक्शन 3 गुना हो जाती है, यानी कि रेट कितने गुना हो जाती है 3 गुना। कब हो जाती है, जब इसको 9 गुना कर दें, तो इसको क्या कर देंगे ऐसे कर देंगे। आएगा समझ में, क्वेश्चन के हिसाब से चला हूं मैं, कोई वो तो क्या नहीं है। 2 से डिवाइड, एक को करो वापिस से 3R/R, तो ये क्या हो जाएगा के 9AN अपॉन के ए की पावर, R से R कैंसिल, 3 इज इक्वल टू ए की पावर n जो आपका हो गया, ये k से k कैंसिल, 9 की पावर n, a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n से ये कैंसिल, तो क्या हो गया, ये हो गया 3 इज इक्वल टू 9 की पावर n। इसको क्या लिख लें, अगर आप इसको इक्वेट करते हो तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर लो, बेस सेम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n, यहाँ क्या हो गया 1, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, 2n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो ऑर्डर कितना होगा ये हाफ। ठीक है, तो क्या है रेट इसके बराबर है, ये कह रहा है रिएक्शन है, पढ़ लो इसको, द रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स, ये तो कंडीशन के हिसाब से ऑर्डर निकालना है तो मान लो 3 टाइम्स, तो 3 टाइम लिख दिया। जब ए क्या हो गया 9 टाइम्स, दोनों को डिवाइड करो, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपके पास बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का है बट ये एग्जाम्पलर में भी है। ए रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, एक रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है, तो क्या लिखोगे R बराबर के ए की पावर 2, सेकंड ऑर्डर है तो, या R की पावर 2 भी लिख सकते हो कई न्यूमेरिकल में, ए बी कुछ भी लिख दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन रिएक्ट रिड्यूस टू हाफ, इसको आधा कर दिया तो रिएक्शन क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं इसको R डैश मान लेता हूँ, तो के इस R को क्या कर दिया हाफ, तो क्या लिखेंगे R/2 का, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो। सेम टाइप के हैं, मैंने ये करवा दिए हैं इस टाइप के, मैंने सारे क्वेश्चंस उठा लिए हैं NCERT भी बोर्ड के भी। तो ये क्या हो गया आपके पास, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा k से k कैंसिल, 1/2 1/4 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 1/4, तो R1 किसके बराबर हो गया, R बराबर हो गया 4R1। ठीक है, या ये लिख सकते हैं R1 बराबर 1/4 ऑफ R, ये रिलेशनशिप है। काफ़ी न्यूमेरिकल मैंने इस पे करवा दिए हैं। अब इस न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि इक्वेशन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br नेगेटिव आयन। तो आप क्या करोगे, इसका ऐसे लिखेंगे माइनस इनको 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 सबको लिख सकते हो, लेकिन आपने आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपीयरेंस ऑफ Br2, इधर आएगा वो अपीयरेंस में आएगा, इधर आएगा उसको डिसअपीयरेंस बोलेंगे, तो डिसअपीयरेंस ऑफ Br इनका रिलेशन निकालना, तो इन दो को ही उठाओ आप, 1/5 dy/dt ऑफ Br नेगेटिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस 1/3 dy/dt ऑफ Br।
ठीक है। अब आपको BR2 का निकालना है ना, तो d/dt ऑफ BR2 क्या करेंगे, इस 3 को ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा -3/5 d/dt ऑफ BR-, ठीक है। ये इनके बीच का रिलेशनशिप था। आपको ये सारा अच्छे से तैयार करने हैं। NCERT क्वेश्चन इंटेक्स 1 से 4, NCERT एक्सरसाइज 1 से 7 और 9 जो मैंने जो असाइनमेंट दिया है उसमें मैंने लिख दिया, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। मैंने बोर्ड क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पल से रिलेटेड जो टॉपिक करवाए थे उनको न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं, और किसी की कोई डाउट हो वो आप मेरे से पूछेंगे, मैं उसको पर्सनल सोल्व करके भेज दूंगा। आपको ये सब टॉपिक अच्छे से तैयार करने थे।